Good morning, students. Today in this video, we will start our 8th chapter, Projectiles, from the book Dynamics of Jeevan San's Publications. In the introduction section, I will start with the definition of projectile. A projectile is a body small enough to be regarded as a particle which is projected in a direction oblique to the direction of gravity. क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप प्रोजेक्टाइल को स्टडी कर रहे हैं वो एक ऐसी बॉडी है जो इतनी स्मॉल है कि आप उसे एज ए पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं और उस पार्टिकल को प्रोजेक्शन जो की जा रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो है ऑब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो उसके साथ ऑब्लिक है, मतलब उसके साथ कोई एंगल बना के उसके अलोंग वो प्रोजेक्ट होगी। तो वी shall suppose that the body is projected in vacuum and near the surface of the earth so that the resistance due to air and slight variation in the force of gravity will be regarded negligible। इस चैप्टर में आप ये समझिए कि आप ये मान के चल रहे हैं या तो आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन द वैक्यूम या सरफेस के इतना नियर कि जो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर में और या जो वेरिएशन इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसे आपने नेग्लेक्ट कर देना है। द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, ये जो पाथ ट्रेस करेगा उस पाथ को आप क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने कहा था ना कि जो उसकी डायरेक्शन ओब्लीक होगी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के साथ, तो वो जो एंगल बनाएगी, अब हम उस एंगल की बात कर रहे हैं। द एंगल दैट द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसे आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कि जिस पॉइंट से पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा वो पॉइंट से हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन जो भी एंगल बनाएगी वो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कि अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन द कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल्स तो वो कैसा मोशन एग्जीक्यूट करता है, किस टाइप का पार्ट डिस्क्राइब करता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वो जनरल डिस्कशन करते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के साथ जो वेलोसिटी है वो प्रोजेक्शन की वो है u इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके पास अल्फा क्या आ गया है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आपको मोशन निकालना है और डिस्क्राइब करना है पाथ। अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ से ऐसे खड़े होके किसी एक पर्टिकुलर एंगल से अगर पार्टिकल को अपने सामने की तरफ फेंकते हैं तो जो पाथ बनेगा वो ऑलवेज एक पैराबोलिक पाथ बनता है। पैराबोलिक पाथ में अगर मैं बात करूं तो ये ऑलवेज डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, मैं भी सिंपल, आप इस फिगर को ऐसे मत समझिए, समझिए कि एक पैराबोला है। तो पैराबोला का ये जो पीक पॉइंट होता है इसे आप वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ ये पॉइंट एस जो है इसे आप फोकस बोलते हैं। अभी डिटेल में मैं इस आर्टिकल के बाद भी इसे डिस्कस करूंगी। वर्टेक्स और फोकस से जो लाइन पास होती है इसे आप एक्सिस बोलते हैं। और इस लाइन पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है कि वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस फोकस का होता है उतना ही डिस्टेंस इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स का होता है, क्योंकि एक्चुअल में पैराबोला की डेफिनेशन ही यही होती है कि एक फिक्स्ड लाइन यानी कि क्या? डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फोकस से जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि आप पैराबोला पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से निकालिए या आप अपनी डायरेक्ट्रिक्स से निकालिए, सेम आता है। तो पैराबोला उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन होती है। जहां पर ये कट करता है वो आपका वर्टेक्स कहलाता है और ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं इस टाइप से जो पैराबोलिक पाथ बनेगा उसका कैसा मोशन है और कैसे वो पाथ डिस्क्राइब होगा।
लेट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो था हमारा ये O था, मैंने उसे कंसीडर कर लिया एज ओरिजिन, and the horizontal and vertical lines OX and OY through O as x axis and y axis respectively। क्या किया हमने, ये जो O था ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, इसे मैंने ओरिजिन मान लिया, इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स जो लाइन ड्रॉ करी OX और OY उन्हें हमने x एक्सिस और y एक्सिस मान लिया। अब ये आपका पैराबोलिक पाथ है। अब ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के साथ ये जो पाथ है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा, और इस पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी थी वो हमने क्या मान ली, u। अब अगर इस u वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है इसको मैं रिजॉल्व कर दूं तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u cos अल्फा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v sin अल्फा। यही हमने एक्सप्लेन करा है, सॉरी यू साइन अल्फा, मैं गलती बोल गई, इसको क्लियर लिख देती। तो ये हो गया यू कॉस अल्फा और ये हो गया यू साइन अल्फा। अब पी एक्स वाई इस पाथ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। तो अब ये देखिए यहाँ से ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट पी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और ये आपका पार्टिकल का जो वेट है mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। During the motion, only force being weight mg of the particle which acts vertically downward through the equation of motion r। अब equation of motion मैं horizontal और vertical component में different लिख रही हूँ। equation of motion क्या होती है आपकी, mass into acceleration is equal to force। ठीक है, अब बात करें हॉरिजॉन्टल मास कितना है, m ही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो इक्वल टू आ गया जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फिर मास है आपका m, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा d2y बाई डी टी स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में जो आपके पास फोर्स है वो है mg जो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने साइन यूज करा माइनस एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो दूसरी इक्वेशन आ गई डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हम इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से बचा डी एक्स बाई डी टी, सी वन के इक्वल आ गया, यहाँ से बचा डी वाई बाई डी टी माइनस जी टी प्लस सी टू। इंटीग्रेट करने के बाद अब आपको C1 और C2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है इनिशियली जब आपका t0 होगा, t0 मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin अल्फा। तो हम यही यूज कर रहे हैं कि जब t0 है तब dx बाई dt की वैल्यू है u cos अल्फा, यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो C1 की वैल्यू आ गई आपके पास u cos अल्फा, और जब t को जीरो पुट करूं देखिए मैं इस कंडीशन में, तो dy बाई dt की वैल्यू u sin अल्फा, राइट साइड पर t जीरो होने से ये वाला पार्ट जीरो, C2, तो C2 की वैल्यू आ गई u sin अल्फा। ये दोनों वैल्यूज अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो dx बाई dt बन गया u cos अल्फा, dy बाई dt बन गया u sin अल्फा। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं जो आपको लर्न करनी है, इनको हम अपने क्वेश्चंस में एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब मुझे इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है दोबारा से, तो देखिए dx बाई dt से बना x, t उस साइड आ जाएगा, u और cos अल्फा बोथ आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और क्योंकि इनमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है तो सिंपल आपने क्या करना है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है मल्टीप्लाई में t, c1 c2 पहले यूज हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे c3 यूज करूंगी। फिर dy तो इधर है उसका इंटीग्रेशन हो गया y, t उधर चला गया, u sin अल्फा कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन u sin अल्फा इंटू t हो गया, माइनस का g एज इट इज, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आ गया c4। अब हम अपनी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब t जीरो है तब आपका x और y बोथ क्या होंगे, जीरो। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x जीरो t जीरो, तो c3 की वैल्यू जीरो आ जाएगी,
इसमें y0 t0 ये सब जीरो, तो c4 की भी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये जो दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, ये आपके फार्मूले आ गए हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। Equation 5 and 6 gives the horizontal and vertical displacement of the particle at any time t. अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ जो होती है उसमें t वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन से एक सिंगल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें t वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। तो देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल ली x बाय यू कॉस अल्फा, वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है और सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन किसकी है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंट से पैराबोला। पैराबोला क्यों होती है? क्योंकि देखिए ये x में तो क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है। आपने जो जनरल इक्वेशंस पढ़ी हैं पैराबोला की, उसमें यही होता है, सिर्फ यही एक इक्वेशन ऐसी होती है जो क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इन अदर वेरिएबल। तो अब ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया है आपको। इस आर्टिकल से ये दोनों फार्मूले आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने के लिए, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट निकालने के लिए, और ये फार्मूला आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए लर्न करना है। अब क्योंकि ये आपका पैराबोला की इक्वेशन है और स्टार्टिंग में जब मैंने आपको आर्टिकल में बताया था कि जब भी आपके पास कोई पैराबोला की इक्वेशन हो तो कैसे उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, आपके लिए ये स्टडी करना भी जरूरी होता है। तो अब मैं इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से इस पैराबोलिक पाथ के सारे कंपोनेंट्स फाइंड आउट करती हूँ। तो देखिए क्या क्या निकालेंगे हम? लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब बाकी तो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेटेस्ट रेक्टम रह गया था। तो देखिए मैं यहाँ फिगर से आपको बता दूं कि जो लाइन ये फोकस से पास करती है और पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, इस पाथ की ये जो हाइट लेंथ है ये आपकी क्या कहलाती है? लेटेस्ट रेक्टम। तो इस कर्व को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर देखिए नीचे जनरल इक्वेशन लिखी हुई है किसकी? डाउनवर्ड पैराबोला की। कि जो जनरल इक्वेशन है डाउनवर्ड पैराबोला की वो ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर माइनस एल वाई माइनस के। तो इस इक्वेशन में जो वर्टेक्स है वो आपका होता है h और k, l the numerical coefficient of y denotes the length of the latest rectum of the parabola। कि यहाँ पर ये जो l है ये आपकी क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। h और k माइनस एल बाय 4 ये होता है आपका फोकस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y माइनस के इज इक्वल टू एल बाय 4 और इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है x माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप अपनी गिवन ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके h, k और l निकाल लें तो ये सारे कंपोनेंट्स निकालना इस फॉर्मूले से आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब जरा एक मिनट, इस फॉर्म में क्या है आपकी देखिए y वाली टर्म्स एक साइड है, x वाली टर्म्स एक साइड है। x वाली टर्म्स पे कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है? तो मुझे यही पॉइंट को ध्यान रखते हुए उसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है? अब मुझे इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी थी। सबसे पहला पॉइंट एक और नोट कीजिए कि यहाँ x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो मुझे सबसे पहला काम यही करना था, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है मैं उससे क्या कर दूं? डिवाइड। तो आपके कोफिशिएंट में है ये सारी टर्म्स g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैंने क्या करा? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो ये y के साथ में तो मल्टीप्लाई में आ गई टर्म्स। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस से भी पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इस टर्म को देखो लेफ्ट साइड ले आई। ये वाली टर्म लेफ्ट साइड आ गई, एक्स वाली टर्म लेफ्ट साइड आ गई, साइन चेंज, और वाई वाली टर्म राइट साइड चली गई। जब ये वाली टर्म तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गए तो कोफिशिएंट बन गया 1। यहाँ है आपका टेंजेंट अल्फा, तो उसे आप क्या लिखेंगे? साइन बाय कॉस। तो अब देखिए साइन यहाँ रह गया, जो अपोन का कॉस था उससे कॉस स्क्वायर का एक कॉस कैंसिल हो गया,
और y के मल्टीप्लाई में ये टर्म्स आ गई आपकी एज इट इज। अब आपको याद हो, आपने जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा है उसमें आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म हो तो आप x के कोफिशिएंट का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके और जो उसका स्क्वायर बनता है वो आप अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें या बोथ साइड ऐड कर दें तो जो लेफ्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। तो जरा देखिए, ये इसका कोफिशिएंट था, इसका हाफ करूँ तो 2 हट जाएगा, देखिए यही टर्म आई और उसका स्क्वायर मैंने देखिए बोथ साइड ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये है आपका ए स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर, ये है 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। राइट साइड पर देखिए, अब अपनी जनरल इक्वेशन से ही देखते हैं। पहला काम तो हमने क्या करा था, x का कोफिशिएंट 1 बनाया और जो x वाली टर्म थी उन्हें कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। फिर क्या है, इस टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो y का कोफिशिएंट 1 रखना है, जो भी टर्म मल्टीप्लाई में उसे कॉमन रख लो। तो अब जरा देखिए, ये टर्म थी हमारी, इसमें y इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो भी इसका कोफिशिएंट है विद साइन मैंने उसे बाहर रख लिया, तो यहाँ बच गया y। अब बात आई इसकी, अब जरा ध्यान से देखिए, बाहर मुझे लेना है cos स्क्वायर अल्फा, तो अंदर बच गया sin स्क्वायर अल्फा। u स्क्वायर आपका, यहाँ पर देखिए जरा सी ये मिस प्रिंटिंग है, जब आपने इसका स्क्वायर ऐड करा था तो यहाँ पर u की पावर 4 आएगा, इसलिए u स्क्वायर जब आपने कॉमन रख लिया तो एक u स्क्वायर अंदर बच गया। नीचे g स्क्वायर है, आपने एक g कॉमन रख लिया तो नीचे g बच गया। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन लेना था, 2 इसमें था ही नहीं, तो आप यूं समझ ले कि मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला अंदर बच गया। तो अब मैं अगर इसे जनरल से कंपेयर करूं, देखिए इससे, तो ये वाली जो टर्म है ये किसकी वैल्यू है, h की, ये वाली टर्म है वैल्यू l की और ये वाली टर्म है वैल्यू k की। ठीक है, आपके पास h आ गया, इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को साइन 2 अल्फा लिख लीजिए, ये है आपका k और ये है आपका l। अब आपने जो नीचे फॉर्मूले रिमार्क्स में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम एच के और एल को यूज करते हुए गिवन ट्रेजेक्टरी पाथ के लिए लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस, इन सभी की इक्वेशंस और फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है वर्टेक्स का फॉर्मूला है एच और के कंपोनेंट्स का कोऑर्डिनेट बनाए, तो ये एच कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट लिख लिए, बन गया आपका। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न भी करने हैं। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या था, जो भी टर्म आपने कॉमन रखी है y से, ये थी ना आपकी, ये होगी लेटेस्ट रेक्टम। अब इसे जरा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये एक्चुअल में है क्या, 2/g और u cos अल्फा का स्क्वायर। u cos अल्फा क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो एक्चुअल में आप क्या लिख रहे हैं, 2/g मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब बात करते हैं फोकस की, तो फोकस निकालने का आपका फॉर्मूला क्या था, h कंपोनेंट और k माइनस एल बाय 4। तो देखिए h कंपोनेंट तो ये हो गया आपका h की वैल्यू, अब हम k माइनस एल बाय 4 निकाल रहे हैं, तो ये k की वैल्यू -1/4 और ये l की वैल्यू। तो अब देखो दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए u स्क्वायर बाय 2g कॉमन रख लिया, बच गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका बन गया cos 2 अल्फा। ये आपका y कंपोनेंट आ गया फोकस का, ये x कंपोनेंट मैंने कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट बना दिया, ये आपका बन गया है फोकस। अब हम बात कर रहे हैं कि फोकस की पोजीशन कहाँ होगी डिपेंडिंग अपॉन अल्फा। अब यहाँ देखिए जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें एंगल कौन सा यूज हो रहा है, 2 अल्फा, u स्क्वायर 2g, इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। द फोकस लाइज अबव ऑन और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन OX अकॉर्डिंग एज द ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये तो एक सिंपल सा ज्योमेट्री का पॉइंट है कि जो पॉइंट यहाँ होते हैं x एक्सिस पर, ठीक है, उन पे y क्या होता है, 0, ठीक है, x एक्सिस से अबव y पॉजिटिव, x एक्सिस से बिलो y नेगेटिव, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम कि ये जो फोकस है ये x एक्सिस पे कब होगा, जब इसका ऑर्डिनेट हम y वैल्यू को बोलते हैं, एब्सिसा हम x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं,
जब इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो ये अबव हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जब जीरो होगा एब्सिसा तो ये ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये जैसे ही पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होगा। अब इस वाले कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, cos 2 अल्फा पर। अब ध्यान से देखिए, 2 अल्फा अगर π/2 से बड़ा है, मतलब आप किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। अब मगर मुझे इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, बाहर माइनस साइन पहले से है, तो जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तभी माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगी। तो कॉस नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि 2 अल्फा ग्रेटर देन π/2, और उस केस में अल्फा क्या आ गया, ग्रेटर देन π/4। तो देखिए जब अल्फा ग्रेटर देन π/4 है तो केस आता है पॉजिटिव का। फिर हम दूसरा केस लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस पॉजिटिव। तो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव पुट कर देंगे, बाहर माइनस साइन है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही मैं लूँ 2 अल्फा लेस देन π/2, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा इज लेस देन π/4, और इस केस में ये क्योंकि कॉस आपका पॉजिटिव है तो रिजल्टिंग आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव। फिर हम देखते हैं कि cos 2 अल्फा कब आपका जीरो बनेगा। तो cos की वैल्यू जीरो होती है कहाँ पर, π/2 पर। तो 2 अल्फा अगर π/2 के इक्वल है तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि जब आपका अल्फा π/4 के इक्वल है तो आपके पास जनरल रिजल्ट आ गया कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्रेटर देन π/4 है तो जो आपका फोकस है वो लाई करेगा अबव ओ एक्स एक्सिस। अल्फा अगर π/4 के इक्वल है तो ऑन एक्स एक्सिस, अल्फा अगर लेस देन π/4 है तो बिलो एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला आपने उस आर्टिकल से पढ़ा है। यहाँ पर k और l की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई u²/2g। अब आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि इफ पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ईच ट्रेजेक्टरी विल बी सेम। कि आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की वेलोसिटी सेम हो, चाहे आप एंगल कोई भी यूज करो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या आएगी, सेम। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला x माइनस एच इज इक्वल टू 0, और h की वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है वो फॉर्मूला पढ़ना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का और ग्रेटेस्ट हाइट का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, पहले यहाँ से डेफिनेशन पढ़ते हैं, या मैं पहले आपको चलो फिगर से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये आपकी फिगर है कि आपका पॉइंट ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट हुआ पार्टिकल और हॉरिजॉन्टल पर पहुंचा पॉइंट जी पर, तो ओ से जी तक पार्टिकल को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसे आप क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा जो पढ़ना है आपने हॉरिजॉन्टल रेंज, कि जिस पॉइंट से पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ और जहां पर टच करा, ओ से जी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। नेक्स्ट है आपकी ग्रेटेस्ट हाइट, कि जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये जो पीक वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर पार्टिकल ने कितनी हाइट अटेन करी, कितनी हाइट अटेन करेगा पार्टिकल, ए एन। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर और देखिए कि आपने जनरल माना था कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं एच और के। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहूँ एच और के, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पॉइंट पर है एच और ये वर्टिकल डिस्टेंस है के। तो आपको एक्चुअल में जब ग्रेटेस्ट हाइट की बात कर रहे हैं तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। तो आइए पहली डेफिनेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये डेफिनेशंस और फॉर्मूले आपने सभी लर्न करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम दैट elapses फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन till the particle reaches the horizontal plane through the point of projection, that is time when y is equal to 0 at point g। g पॉइंट भी आपका x एक्सिस पे, क्योंकि देखिए आपका ऐसे बन रहा है ना प्लेन, ये आपका x एक्सिस है,
ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, आपने पाथ कुछ ऐसे ट्रेस करा, ये आपका आ गया पॉइंट जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम दैट इलेप्सेस फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन till the particle reaches the ground horizontal plane through the point of projection। और टाइम आपको निकालना है जब आपका पॉइंट G तक ट्रेवल किया। तो G पॉइंट पर भी आप देखिए आपका y क्या है, 0 है। तो मैंने मान लिया t है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, y को 0, t को कैपिटल T। अपनी इक्वेशन 6 में लेते हैं। इक्वेशन 6 कौन सी है, जो आपकी आर्टिकल में y कंपोनेंट को निकालने वाली इक्वेशन थी। दिस इज y इज इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए अब आ जाते हैं वापस हम, ये आपकी इक्वेशन थी, इसमें y को 0 और टाइम की जगह कैपिटल T। इन दोनों में से t कॉमन निकाल लिया, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो इधर कैपिटल T 0 और ये वाली टर्म 0। अब कैपिटल T 0 किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, टाइम ही 0 है, पॉइंट O के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन मुझे चाहिए टाइम पॉइंट Z के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम लेते हैं दूसरे वाला केस, यहाँ से कैपिटल T निकालने, तो कैपिटल T एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये आपका डिस्टेंस कौन सा हो गया, O और G के बीच है। तो R be the horizontal range, then R is the horizontal distance OG traveled by the particle in the time of flight T। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसे कवर करने में जो वेलोसिटी यूज हो रही है और जितना टाइम यूज हो रहा है, आपको उन्हें मल्टीप्लाई करना है। स्टार्टिंग में ही देखा था आपने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos अल्फा था, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला आ गया, आपने पुट कर दिया, फिर 2 साइन अल्फा cos अल्फा को आपने साइन 2 अल्फा लिखा। और आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो एब्सिसा यानी कि जो आपकी h की वैल्यू आई थी, ये वैल्यू उसकी डबल है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपका साइन 2 अल्फा मैक्सिमम हो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, 1। तो साइन 2 अल्फा 1 कब होगा, जब 2 अल्फा पाई बाय 2 होगा या अल्फा क्या होगा, पाई बाय 4। उस केस में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी, जब आप पाई बाय 4 एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे। और मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, साइन 2 अल्फा को 1 पुट कर दिए, तो ये आ गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला u स्क्वायर बाय g। thus for a given velocity the range is maximum when the angle of projection is 45 degree, that is the range is maximum when the direction of projection bisects the angle between horizontal and vertical। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट हाइट की। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था कि ऐसे आपका प्रोजेक्टाइल पाथ है ये। तो प्रोजेक्टाइल पाथ का ये जो पीक पॉइंट यानी कि आपका वर्टेक्स है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिए थे h और k, तो ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, यहीं पर आने के बाद पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी यानी कि k की वैल्यू, वही फॉर्मूला आपका हो जाएगी ग्रेटेस्ट हाइट का। इट इज द ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। अब नेक्स्ट आपका टाइटल है टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर ए गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज। लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। लेट अल्फा गिव द सेम रेंज एज अल्फा, कि आपने अल्फा प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज ये निकाली है। अब मैं कह रही हूँ कि अल्फा 1 जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और अल्फा की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। तो सेम है अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है u स्क्वायर बाय जी में साइन 2 अल्फा 1 और साइन 2 अल्फा क्या होंगे, सेम। तो साइन का पीरियड पाई होता है, तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन पाई माइनस 2 अल्फा के। तो इन दोनों सेम एंगल्स को इक्वेट करूं तो 2 अल्फा 1 पाई माइनस 2 अल्फा के इक्वल आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो अल्फा 1 आ गया पाई बाय 2 माइनस अल्फा के। तो इससे आपको पता चलता है अल्फा और पाई बाय 2 माइनस अल्फा की रेंज ऑलवेज क्या होती है, सेम। और यहाँ पर अगर आप ये देखें कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ओपी बना दिया कि वो एंगल बना रही है अल्फा, एंड
ओ क्यू जो लाइन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल बचेगा कितना, π/2 माइनस अल्फा। तो ओपी जो लाइन थी वो एंगल अल्फा से थी, ओ क्यू लाइन π/2 माइनस अल्फा से थी। तो अगर मैं एंगल पी, अब ये जो एम लाइन है ये किस एंगल से है, π/4 से, 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के ये बीच का एंगल निकालना चाहूँ, तो आप ये देखिए, ये इतना है अल्फा, कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं, इतना एंगल है अल्फा, पूरा एंगल है π/4, तो ये कितना बच गया, π/4 माइनस अल्फा। और फिर क्यू एम निकालना चाहें तो आप यूं देखिए, ये पूरा एंगल है π/2 माइनस अल्फा और ये है π/4, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ गया π/4 माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपके पास एक और रिजल्ट आ गया, दस फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को क्या रखें, सेम, और क्या चेंज करें, देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विच गिव्स द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, की दो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होंगी जिनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी, वो है अल्फा और π/2 माइनस अल्फा, ठीक है। एंड दीज डायरेक्शंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज आपको पता है कब आती है, जब अल्फा क्या होता है, π/4, और अल्फा इज इक्वल टू π/4 लाइन के साथ दोनों का एंगल क्या बन रहा है, सेम। तो ये जो दोनों डायरेक्शन है ये इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज यानी कि π/4 के साथ। The inclination of one with the horizontal is same as that of the other with the vertical. Thank you.